गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए टॉपिक वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका स्पेशल एमसीक्यू का सेशन है। ठीक है, वीडियो नंबर 7 है और आज का जो वीडियो है इस पे आपकी देखिए सिलेबस में दे रखा है 38 टॉपिक जो है उसमें से आपको स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी के आपसी संबंध। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। एक और है पोषण से संबंधित जो संतुलित असंतुलित आहार हैं उनके बारे में भी, लेकिन वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम केवल 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस 38 में से 2 टॉपिक आपका ये कवर होगा इस वीडियो में, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता और पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। इसी दोनों में से पार्ट 1 है, इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा, उसके बाद संतुलित और असंतुलित आहार, उसके बाद एक और है। मतलब कुल मिलाकर आपके पोषण से संबंधित 4 टॉपिक हैं। कितने हैं? 4 टॉपिक हैं। जो 38 का टॉपिक दिया है तो पोषण से ही संबंधित आपके 4 टॉपिक हैं। तो ये 4 टॉपिक मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब देखिए अलग से हम जब ये अभी आपके किताब के एमसीक्यू हम छाट कर बना रहे हैं। ठीक है, ये कवर हो जाएगा तो हम अलग से 300-400 प्रश्न जो पूरे राज्य में एनएम में पूछे गए वो करवा देंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एमसीक्यू की बुक भी आई है, सभी को पता है, और 4000 प्लस एमसीक्यू हैं जो वो सारे के सारे एमसीक्यू किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। मतलब वो बुक आप लेते हैं तो 4000 ठीक है प्रश्न आपको मिलेगा, वो भी ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे, रिसेंटली जो पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य में एनएम से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन सभी का पेपर आपको मिल जाएगा। बुक का प्राइस 400-500 के आसपास है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या सर्च करना है? वाईसीटी एनएम। अब कुछ यूट्यूबर हैं तो हमारी ही बुकों को लेकर वाईसीटी अच्छी बात है प्रमोट कर रहे हैं, हमारा ही फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ही बुक को लेकर एमसीक्यू करवा दे रहे हैं तो सही बात है। ठीक है, तो आप वो बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाना है, यही सर्च कर लेना है, या तो हमारा जो ऑफिशियल वाईसीटी का है लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। डायरेक्टली आप यही सर्च कर लेना वाईसीटी। ठीक है, वाई का मतलब यूथ, सी का मतलब कंपटीशन, टी का मतलब टाइम्स, एनएम एमसीक्यू बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ट्रस्टेड नहीं होता, सारे के सारे कंटेंट हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया, कई लोग मिलके उस बुक को तैयार किए हैं, स्पेशलिस्ट लोग मिलके तैयार किए हैं। ठीक है, उसकी चिंता आपको करने की नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट लोगों ने ही तैयार किया है, हम सभी लोगों ने मिलके तैयार किया है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, भर्ती जब निकल के आई थी उसी के साथ सिलेबस भी दिया था। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कितने घंटे का पेपर होगा, तो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ध्यान देना है। 2 घंटे, मिनट की बात करें तो 120 मिनट। ठीक है, कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आपके पेपर में जो है माइनस मार्किंग भी है। कितने का सर? 1/4 का, 25% का। ठीक है, अगर आप 4 प्रश्नों का जवाब गलत देते हैं, ठीक है ध्यान देना है, 4 प्रश्नों का गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाने वाला है। ठीक है, अब जो सिलेबस दिया है 38 टॉपिक दिए हैं, इन्हीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, और बाहरी कोई सा भी चीज़ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो हम बाकी सब कुछ थियरी तो कवर कर चुके हैं, अच्छे से कवर करे हैं, अच्छे से बहुत विस्तारित तरीके से हमने थियरी करवाया ही था, उसी थियरी में हमने एमसीक्यू भी करवा दिया था। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है आपको, ये आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको सर्च करना होता है श्वेत कौन मेडिकल अड्डा। आप श्वेत कौन मेडिकल अड्डा सर्च करेंगे तो लोगो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना होता है। इसी पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे इसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल ओपन होके आ जाएगा होम पेज। ठीक है, ये श्वेत कौन मेडिकल अड्डा आ गया। अब आपको यहीं पे दिखाई देगा, ठीक है, कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहीं पे आपको एक दिखाई देगा वीडियोस का, ठीक है, एक दिखाई देगा लाइव क्लास का, एक शॉर्ट का।
इन सारे से मतलब नहीं है, हमको ये प्ले लिस्ट जाना है, ठीक है। इसी प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको 2-3 प्ले लिस्ट दिखाई देंगी जो आपके काम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यही 2 आपके काम का है। एक यूपी ट्रिपल एससी एनम एमसीक्यू क्लास 2025, एक आपको दिखाई देगा यूपी ट्रिपल एससी एनम 5272 एनम क्लास को लेकर। तो ये सारी की सारी क्लास जो हैं, ठीक है, 32 क्लास हुई हैं। 32 क्लास में हमने 37 टॉपिक कवर किया है, ठीक है। बारी बारी से आप इन सभी को चेक कर लेना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो आपको डेली देखना है, ये नहीं कि एक दिन मतलब एक बार सारे वीडियो देख लिए फिर उसको बाद भूल गए, नहीं। डेली हर दिन आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। अच्छे से मैंने करवाया है। और कुछ क्लास आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। पोस्टर से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनाए आरआरबी फील्ड वर्कर और एनएम का, यहाँ पे भी कुछ क्लासें हैं। 6 क्लास यहाँ पे भी हमने दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिलेबस का, तो मैंने आपको बोला कि आपके पोस्टर से भैया 4 टॉपिक दिए हैं। कहाँ कहाँ पे है सर? यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर पे स्वास्थ्य के लिए पोषण आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध एक हो गया। और 9th नंबर पे दिया है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, 2 हो गया। और तीसरा दिया है कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, ठीक है। और चौथा दिया है कि विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, ठीक है। एक और दिया है, 5 टॉपिक दिया है। 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, एनएम एचडब्ल्यू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मतलब 6 टॉपिक पोस्टर से ही दिया है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आपका पोस्टर, ठीक है। आप मिडवाइफरी रटते हैं भैया, सबसे ज़्यादा तो प्रश्न पोस्टर से आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा टॉपिक 38 में से तो इन्होंने यही दे रखा है। और हर जगह मिडवाइफरी ही चलता रहता है, मिडवाइफरी। अरे मिडवाइफरी लंबा है मुझे पता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिया है मिडवाइफरी, ठीक है। तो मिडवाइफरी क्यों पढ़ना ज़्यादा नहीं दिया है तो। और सबसे सरल आपका सब्जेक्ट वही है मिडवाइफरी का, ठीक है। मैं तो उसको सबसे सरल सब्जेक्ट मानता हूँ, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं आसानी से, लेकिन पोषण में आपको सारे विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है भैया। डिजीज़ क्या होते हैं, किस विटामिन से कौन सा डिजीज़ हो रहा है कमी से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किस प्रकार का पोषण, एक एक सेकंड, किस प्रकार का पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है? जब हम थियरी आपको पढ़ाए थे तो क्या बताए थे? कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोला जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाला ईंधन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। हम व्याख्या पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, ठीक है। व्याख्या आपको पढ़ना है अपने से खुद। हम पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे भी और खुद पढ़ेंगे भी, दोनों काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है? ध्यान देना है, स्रोत नहीं है। कौन सा बताइए? ये हर एक टाइप के प्रश्न देखेंगे हम, ये नहीं कि अभी ये आपको आसान लग रहा होगा कि सर क्या बच्चों जैसा प्रश्न करवा रहेंगे, अभी मिलेंगे आगे, ठीक है, तब पता चलेगा आपको, अभी नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांस, ठीक है। मांस मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है, जबकि चावल, रतालू और शहद कार्बोहाइड्रेट के अच्छे अच्छे स्रोत होते हैं। ये व्याख्या आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रोटीन, मांस जो है खाने से प्रोटीन मिलता है ज़्यादा, और जबकि चावल आप खाएंगे, रतालू और शहद खाएंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे एनीमिया की समस्या उत्पन्न होती है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अल्प पोषण का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। अपर्याप्त आहार का सेवन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्प पोषण तब होता है जब शरीर को उसकी दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति अधिक पोषण से संबंधित है? तो कौन सी स्थिति है भैया? मोटापा है, ठीक है। अत्यधिक पोषण के कारण शरीर में वसा का संचय होता है, जिससे मोटापा और इससे जुड़ी बीमारियां होती हैं। हम सब कुछ थियरी में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कोई बाहर का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है, ध्यान देना है। तो बताना है कौन सा भी। अभी ऊपर आपने देखा आलू है, ठीक है,
बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो मछली नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज तो होगा ही भैया, जिसमें CHO पाया जाता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी मछली प्रोटीन का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट अनाज, फलों और सब्जियां से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा कार्य सही है? पूछा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कौन सा कार्य सही है, निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य सही करता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या, या फिर शरीर में विषाक्त पदार्थों का निकालना, या फिर शरीर की हड्डियों को मजबूत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है जो दैनिक क्रियाकलापों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन और खनिजों की कमी से शरीर में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है? विटामिन और खनिजों की कमी से शरीर में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया और रोग प्रतिरोधक की कमी, ठीक है। व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शिशु जिसको 6 माह से कम आयु होते हैं उनको शिशु बोलते हैं, के लिए कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? कितनी होती है सर? 60 से 80 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। खुद से ट्राई कर किया करिए बनाने का, ठीक है। हमारे बोलने से पहले आप सोच लिया करिए कि यही राइट आंसर होगा। कुपोषण का परिणाम निम्न से कौन सी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है? ध्यान देना है, वर्ड में जानबूझ के लिखा हूँ नहीं देखा जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में प्रेशर रहता है, अंडर प्रेशर में आप क्या करते हो, ये नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ोगे। कुपोषण का परिणाम निम्न से कौन सी समस्या के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे पढ़ के राइट आंसर कोई सा भी ऑप्शन मार देते हो, जबकि यहाँ पे पूछा है नहीं, तो नहीं आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व भोजन के सेल्यूलोज भाग से संबंधित है, ठीक है। सेल्यूलोज भाग से संबंधित है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है भैया। ऑप्शन नंबर ए कब्ज की रोकथाम, ठीक है। सेल्यूलोज फाइबर कब्ज रोकने में सहायक होता है और पाचन क्रिया को सही रखता है, ठीक है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा पोषक तत्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पोषक तत्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सर? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। सभी को पता है, आसान प्रश्न है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का पोषण बच्चों में मीजल्स और दस्त जैसी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है? तो किस प्रकार का बताइए, किस प्रकार का पोषण है, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुपोषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजन में पोषक तत्वों की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है सर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए पता लगाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परीक्षण से, ठीक है, रासायनिक परीक्षणों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर विटामिन और खनिज लवण की कमी से किस प्रकार का पोषक चक्र बनता है? तो किस प्रकार का पोषक चक्र बनता है सर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर, दूषित चक्र। चलिए यहाँ पे व्याख्या देख सकते हो। विटामिन और खनिज लवण की कमी से स्वास्थ्य और पोषण स्थिति बिगड़ती है जो एक दूषित चक्र बनाता है। चलिए सर, अब कुछ प्रश्न हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस पे देखेंगे, कथन और निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। सर यहाँ पे आपको थोड़ा प्रश्न ना दिखे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। देखिए प्रश्न में क्या चीज़ें हैं सर, आपको बताना है कि अब देखिए यहाँ पे कुछ आप एनम बहन लोगों का नाम ध्यान देना है। कुछ एनम बहन लोगों का नाम आएगा, ठीक है। आप लोग बताना किनका किनका नाम आया है। मैंने कुछ लोगों का नाम ऐड किया है आज के प्रश्न में, ठीक है। देखिए एनम गीता ने एक सर्वेक्षण में पाया कि जिन बच्चों के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है वे शारीरिक और मानसिक विकास में पिछड़ जाते हैं। एनम बहन हैं, ठीक है। इन्होंने क्या, गीता, इनका नाम गीता है, एक सर्वेक्षण में इन्होंने पाया, ठीक है, सर्वेक्षण में पाया, सर्वे किया कि जिन बच्चों के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की
पर्याप्त मात्रा नहीं है। मतलब इन्होंने रैंडम तरीके से कुछ बच्चों को सर्वे किया और देखा कि जिन बच्चों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, वे शारीरिक और मानसिक विकास में पिछड़ जाते हैं। मतलब शारीरिक उनका विकास नहीं हो पाता है, ना तो मानसिक विकास हो पाता है। अब आपको ये पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? यही निष्कर्ष निकालोगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। हाँ भैया, आवश्यक है, तभी तो ये लोग पिछड़ गए ना शारीरिक और मानसिक विकास में। इसीलिए तो बोले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, दूसरा कंक्लूजन दिया है कि कुपोषण का मुख्य कारण कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है। ये क्या सही है? बताइए। अब आपको पढ़ना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों निष्कर्ष सही है, या तो ना तो एक ना तो दो ही सही है। ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं, बन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी थियरी जब करवाया था तब भी ऐसे टाइप के प्रश्न बनवाया था, अब भी ऐसे ही टाइप के प्रश्न बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब में पहली बार करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको अब फॉलो करते होंगे वो अलग की बात है, लेकिन शुरुआत मैंने किया था ऐसे प्रश्न करवाने का, क्योंकि मैंने भैया 101, ठीक है, 101 पेपर का एनालाइज करके कंटेंट तैयार किया था। अब ये 101 पूरे राज्य का पेपर, ठीक है, एनम के पूरे राज्य का पेपर था, 101 सेट है, ठीक है। मैंने देखा था, तब उसके हिसाब से कंटेंट को तैयार किया था। मुझे आइडिया लगा था कि ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने देखे थे, कई बीटीएससी बिहार एनम में मैंने देखा था, ऐसे प्रश्न पूछा था 2024 में। तो उसके हिसाब से और भी राज्यों में मैंने देखा, डी तरपरस भी में मैंने देखा किस तरीके से पूछे जाते हैं, उस हिसाब से कंटेंट तैयार किया था और लेवल को मेंटेन करके चला था। ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ लेवल पढ़ा दें, नहीं, उसी लेवल को मेंटेन करके चला था, बस तरीका बदलते गए थे क्वेश्चन के कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दोनों सही है, बात दोनों सही की गई है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पास की पूछा जा रहा है कि अब देखिए रीता नाम की बहन आ गई है, ठीक है, गीता हमने देखा, अब रीता आ गई है। रीता ने पाया कि शिशुओं को 6 माह तक कार्बोहाइड्रेट की 60 से 80 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपके सिलेबस में दिया है ना 6 माह। तो एनम रीता ने पाया कि शिशुओं को 6 माह तक कार्बोहाइड्रेट की 60 से 80 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब निष्कर्ष आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष, शायद उत्तर आपको दिख गया, ठीक है, उत्तर आपने देख लिया, नकल मान लिया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, एनम रीता ने पाया कि शिशुओं को 6 माह तक कार्बोहाइड्रेट की 60 से 80 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष है कि शिशुओं को उनके आहार में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए, ठीक है। और शिशुओं के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। जी हाँ, दोनों कथन निष्कर्ष है कि एक सही है कि दोनों गलत है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। व्याख्या पढ़ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर, बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या सर? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनम सीमा ने एक गांव में पाया, देखिए सीमा नाम की एनम आ गई है। एनम सीमा ने एक गांव में पाया कि अधिकतर लोग मोटापे और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। यह पता चलता है कि उनका भोजन वसा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। हमने आपको पहले ही बताया था ना। अब आपको निष्कर्ष निकालना है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन मोटापा है, उच्च रक्तचाप का कारण जो बनता है, ठीक है। असंतुलित आहार से, देखिए संतुलित आहार से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? केवल एक सही है, केवल दो सही है, फिर या दोनों सही है, फिर ना तो एक ना एक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? दोनों निष्कर्ष सही हैं, ठीक है। देखिए रटा नहीं रहा हूँ, ऐसे प्रश्न को डिजाइन किया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सीमा नाम की एनम है, ठीक है, एनम बहन है। इन्होंने एक गांव में पाया कि अधिकतर लोग मोटापे और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, ठीक है। अधिकतर लोग मोटापे और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। यह पता चला कि उनका भोजन, जो वो भोजन खा रहे हैं डेली, पता चला जब उनको टेस्ट भोजन को देखा गया, ठीक है, उनकी जांच करवाया गया, तो पता चला कि उनके भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा, मतलब भरपूर, ज़्यादा, ओवर है, ठीक है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यही ना कि वसा और कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन करेंगे तो मोटापा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कथन तो सही हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? ये तो निष्कर्ष सही निकला। दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला है? संतुलित आहार से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। जी हाँ, ठीक है, बैलेंस बना के आपको चलेंगे। संतुलित आहार, ये कार्बोहाइड्रेट भरपूर मतलब ओवर है, यहाँ होगा, इंग्लिश वर्ड होता तो समझ में आ जाता है, यहाँ पे भरपूर मतलब ओवर है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको बैलेंस करके चलें। इसी प्रकार आपका दोनों निष्कर्ष ये सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए प्रियंका आ गई है, ठीक है, एनम है, ठीक है, प्रियंका आ गई है, इनका नाम एनम है, ठीक है, सॉरी मतलब ये एनम है, इनका नाम प्रियंका है। प्रियंका ने कहा कि खनिज लवण और विटामिन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट होती है। इन्होंने कहा, प्रियंका ने कहा, जो एनम है, ठीक है, इन्होंने कहा कि खनिज लवण और विटामिन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है कि खनिज लवण और विटामिन शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। खनिज लवण और विटामिन की कमी से व्यक्ति को संक्रमण जल्दी हो सकता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, सॉरी कौन सा निष्कर्ष सही होगा, एक की दो, ठीक है, एक की दो, ठीक है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे सुरभि नाम की एनम बहन आ गई हैं, सुरभि नाम की एनम बहन आ गई हैं। इन्होंने पाया कि जिन बच्चों के आहार में सेल्यूलोज युक्त भोजन नहीं होता है, उन्हें कब्ज की समस्या होती है। तो क्या भैया सेल्यूलोज पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के आहार में सेल्यूलोज युक्त भोजन शामिल करना चाहिए। जी हाँ, दोनों यहाँ पे निष्कर्ष सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। अब देखिए सुनीता नाम की एनम आ गई हैं। सुनीता ने एक गांव में पाया कि बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो रही है और रात में देखने में कठिनाई हो रही है। तो अब आपको निष्कर्ष निकालना है क्या भैया, दो निष्कर्ष हैं। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता होती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस यहाँ पे कथन में दिया है भैया एनम सुनीता जो हैं, इन्होंने पाया कि बच्चों में विटामिन ए के कमी के कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो रही है और रात में देखने में कठिनाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, उनको रात में अंधता है, ठीक है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से रात में अंधता होती है। और दूसरे निष्कर्ष में बोला है कि विटामिन ए का नियमित सेवन दृष्टि सुधार में सहायक है। जी हाँ बिल्कुल, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत ना हो, समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है क्या भैया, नेक्स्ट पूछा है क्या इन्होंने, नेक्स्ट पूछा है कि प्रिया नाम की एनम बहन है। इन्होंने देखा कि गांव में अधिकांश गर्भवती महिलाएं प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेती हैं। इन्होंने देखा कि अधिकांश गर्भवती महिलाएं जो गांव में हैं प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेती हैं, जिससे उनका हीमोग्लोबिन स्तर कम हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने देखा, अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो, प्रोटीन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर घट सकता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखा है गर्भवती महिलाएं प्रोटीन युक्त भोजन नहीं ले रही हैं, जिससे उनका हीमोग्लोबिन स्तर कम हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि निष्कर्ष पहला सही है। दूसरा बोल सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन आवश्यक है। जी हाँ, ये तो आवश्यक है ही, दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ गई हैं एनम आ गई हैं। सीमा के नाम से एक एनम बहन है। इन्होंने एक मरीज को देखा जिसके आहार में वसा की मात्रा अधिक थी। इन्होंने पाया कि एक मरीज को देखा, अपने समुदाय में देखा होगा, अपने सेंटर पे देखा होगा कि इनके आहार में वसा की मात्रा अधिक थी और वह मोटापे से ग्रस्त था। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अधिक वसा का सेवन मोटापा बढ़ा सकता है? जी हाँ, क्योंकि सीमा ने यहाँ पे देखा, उनके पास एक मरीज आया और ये इनके आहार में देखा इन्होंने कि वसा की मात्रा अत्यधिक थी और ये मोटापे से ग्रस्त थे। तो इसका मतलब है कि निष्कर्ष नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधिक वसा का सेवन मोटापा बढ़ा सकता है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, संतुलित आहार मोटापे को रोकने में मददगार है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपको बनाना है। रीता नाम की फिर आ गई हैं एनम बहन। अब एनम रीता ने बताया कि गांव के बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की कमी से उनकी ऊर्जा कम हो रही है और वे कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि गांव के बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की कमी से उनकी ऊर्जा कम हो रही है और वे कमज़ोर हो रहे हैं। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने बताया है, रीता ने बताया है। अभी एनम है, ये एनम है तो पढ़ाई की होंगी, इनको तो पता होगा, पढ़ाया गया होगा ना
अच्छे से, इसलिए तो बता रहे हैं कि गांव के बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की कमी है और उनका ऊर्जा कम हो रहा है और वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष सही निकाल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। एक बार आप कमेंट करना कि आपको ऐसे ही प्रश्न हम दें क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको समझ भी आएगा, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये प्रश्न का तरीका, अगर जो मैं तरीका लेके आया हूँ याद करवाने का नहीं समझाने का, अगर आपको बेस्ट लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। हर एक ग्रुप में शेयर कर देना, आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके शेयर करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये इस तरीके के प्रश्न अच्छा लगा, ठीक है, और समझ में भी आया। तो यहाँ पे निष्कर्ष दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम गीता, देखिए अब गीता आ गई है फिर। एनम गीता ने पाया कि महिलाओं में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। अब देखिए ये इन्होंने पाया कि महिलाओं में डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो इसके निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं आप कि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी हाँ, ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण जब हड्डी कमज़ोर हो रही है तो भैया विटामिन डी हड्डी को मजबूत बनाता है, तभी तो उसकी कमी हुई, तभी तो हड्डी कमज़ोर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष नंबर सेकंड है कि महिलाओं को विटामिन डी युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब देखिए अंजलि नाम की एनम बहन आ गई हैं, ठीक है। अंजलि, देखिए अंजलि नाम की एनम बहन आ गई हैं। इन्होंने बताया कि मछली और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन गांव के लोग इन्हें अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं। अंजलि ने बताया। अब भैया इनको जानकारी होगी ना, एनम है, इन्होंने पढ़ाई किया होगा श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से, क्योंकि श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल थियरी में बता चुके हैं अच्छे से कि मछली और अंडे जैसे पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इनको पता था, इन्होंने गांव वालों को बताया जाके, ठीक है। लेकिन गांव के लोग इन्हें अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं। अब गांव के लोग अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं। अभी इन्होंने तो बता दिया, गांव वाले नहीं करते हैं भैया। अब उनका काम है, करें या ना करें, इनका जो काम था इन्होंने बता दिया अंजलि ने, ठीक है। अपना कर्तव्य इन्होंने अपना पूरा किया, ठीक है। अब देखिए मछली और अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अंजलि बहन जो है एनम, इन्होंने बताया है। और इन्होंने क्यों बताया है, क्योंकि इनको श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल ने पढ़ाया है, ठीक है। और गांव के लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन की जानकारी दी जानी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अंजलि एनम ने गांव के लोगों को जानकारी दे रही है ना, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि खाया करो यार अंडे मछली, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत रहता है, ठीक है। तो गांव के लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन की जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए शालिनी नाम की एनम आ गई हैं, ठीक है। शालिनी बहन क्या बोलती हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के शरीर के अत्यंत आवश्यक हैं। देखिए आपको बता दें कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, आप ध्यान करना याद करना, ठीक है। कीड़ा में वसा, कीड़ा क्या याद करना, कीड़ा, कीड़ा, डी ए, ठीक है, इतना याद कर लेना, के ई डी ए, इसको क्या पढ़ना, कीड़ा। इतना बोलना कि वसा में कीड़ा, वसा में कीड़ा गिर गया, ठीक है, वसा में कीड़ा गिर गया। मतलब वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन के, ई, डी और ए। और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं सर, बी और सी, ठीक है। इसके अलावा बच कौन जा रहा है, बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, वाटर में। तो अब देखिए यहाँ पे शालिनी बोल रही है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब इनको पता होगा, जानकारी होगी, श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की हैं, थियरी क्लास देखी हैं, तो इनको पता है कि ये शरीर के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, अत्यंत आवश्यक हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे शालिनी जी ने बता दिया है पहले से ही, ठीक है। और इन विटामिन को संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। जी हाँ, संतुलित मात्रा में, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है क्या सर, एनम कविता, ठीक है। एनम कविता ने पाया कि गांव के बच्चे अनाज और दालों का सेवन नहीं करते हैं, जिससे उनके प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती। अब देखिए कविता बहन आ गई हैं। अब इन्होंने
पाया क्या कि गांव के बच्चे अनाज और दालों का सेवन नहीं करते हैं, जिससे उनकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। ठीक है, इनको जानकारी होगी भैया, एकेडमी के टाइम इनके गुरुजनों ने बताया है कि दाल में प्रोटीन होती है, और ये बच्चे अनाज और दालों का सेवन नहीं कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। अब निष्कर्ष क्या निकालना है? अनाज और दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छा स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे कविता बहन ने बता दिया है। अब क्यों बताई है? क्योंकि इनको जानकारी पता है पहले से ही, ना महीना भैया पढ़ाई की है, इनको पता है कि अनाज और दालें में प्रोटीन रहती हैं। ठीक है, और बच्चे इन्हीं को नहीं खा रहे हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है इनके शरीर को। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि बच्चों को अनाज और दालें पर्याप्त मात्रा में खिलानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल खिलानी चाहिए, क्योंकि कविता बहन ने बता दिया तो भैया खिलाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब नीतू आ गई हैं। एनम नीतू ने देखा कि शिशुओं में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना किन किन लोगों का नाम इस प्रश्न में आया है। ठीक है, इस वीडियो में चिंता मत करना, सभी लोगों का नाम आएगा। ठीक है, रेगुलर जो क्लास आप लोग करते हैं, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो का इंतजार करना, उसमें आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों में सबका, देखिए आप लोगों ने इतने दिन से ग्रुप में जुड़े हैं, तो सब लगभग सभी का नाम याद हो गया है मुझे। तो प्रश्न में ऐड कर देता हूँ। देखिए, कथन है क्या? एनम नीतू ने देखा कि शिशुओं में वसा की उचित मात्रा से ठंड के मौसम में उन्हें गर्मी मिलती है। इन्होंने देखा क्या? अब देखिए, एनम नीतू ने देखा कि वसा की उचित मात्रा से ठंड के मौसम में उन्हें गर्मी मिलती है। तो वसा शरीर के ठंड से बचाने में सहायक है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एनम नीतू ने देखा, ठीक है, सर्वे किया, उन्होंने देखा वसा की उचित मात्रा से ठंड के मौसम में उन्हें गर्मी मिलती है। ठीक है, शिशुओं को वसा युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा सर? दोनों बात सही है, दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब पुष्पा बहन आ गई हैं। एनम पुष्पा ने बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो रात अंधता को रोकने में सहायक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इन्होंने बताया क्या कि हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इनको जानकारी थी भैया, क्यों थी? क्योंकि ये एक एनम है, ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना। तो अब इन पढ़ाई की है ना, पढ़ाई करने के बाद नौकरी पाई है ना, तो पता होगा, जानकारी होगा, या फिर एकेडमी के टाइम पे इनके गुरुजनों ने बताया है इनको। ठीक है, या फिर ये श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से थियरी क्लास देखी हैं, तो इनको पता है। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है कौन? हरी और पत्तेदार सब्जियां, जो रात के अंधता को रोकने में सहायक होता है। अब इसको हमने पढ़ लिया। अब निष्कर्ष निकालना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एनम पुष्पा बहन ने बता दिया है। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष है कि रात अंधता विटामिन ए की कमी से होती है। दोनों बात सही है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वसा के अच्छे स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? वसा के अच्छे स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आइए पता लगाते हैं। आपको पता है, मुझे भी नहीं पता है। चलिए हम लोग पता लगाते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का आटा। ठीक है, ये नहीं शामिल है, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। सोयाबीन का तेल, खोपरे का तेल, मक्खन। ठीक है, मक्खन तो रहता ही है ज़्यादा मात्रा में, आपको पता ही है। सोयाबीन का तेल भी पता है, लेकिन ये खोपरे का तेल अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, गेहूं का आटा में वसा नहीं होता है। ठीक है, रहता है कम मात्रा में, अच्छा स्रोत नहीं है, पूछा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है। विटामिन डी की कमी से किस बीमारी का खतरा होता है? आपको पता है क्या? मुझे भी पता है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, टिकट से। ठीक है, चलिए, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? पता है क्या सर? आपको पता है 55 ग्राम होता है। ठीक है, 55 ग्राम। चलिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रारंभिक लक्षण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, रात में देखने में कठिनाई। ठीक है, चलिए, प्रोटीन का सबसे अच्छा प्राजीर्णीय स्रोत क्या है? तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है सर? बिल्कुल सही बात है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, दूध में। ठीक है, देखिए, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नियासिन के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिशुओं में वसा की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर 10 से 30 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या?
चलिए इसका पूरा ऑप्शन लिखना है यहाँ पे, शायद भूल गए हैं, डी वाला ऑप्शन तो लिखे नहीं है। प्रोटीन किसके निर्माण में सहायक होता है? तो भैया इसका कोई, चलिए इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। एनम समुदाय के एक गर्भवती रोगी को फॉलिक एसिड की कमी से बचाने के लिए क्या सलाह दे सकती हैं? ठीक है, एनम, ठीक है, आप एनम हैं और समुदाय के एक गर्भवती रोगी को फॉलिक एसिड की कमी से बचाने के लिए, ठीक है, क्या सलाह दे सकती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बहुत ही आसान प्रश्न है, हरी सब्जियां, दालें और अनाज खाने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान देना, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं, मतलब भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एनीमिया और भ्रूण संबंधी विकारों को रोकता है। हरी सब्जियां, दालें और अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्कर्वी के मामले बढ़ रहे हैं तो एनम को क्या करना चाहिए? आप एनम हो ना, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर आपके सेंटर पे सीएससी पीएससी जहाँ भी कर रहे हो, वहाँ पे स्कर्वी के मामले बढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? आप यही बोलोगे ना, आपको पढ़ाया गया है श्वेत कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल ने कि विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खाने की सलाह देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओ सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है जिसमें मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव होता है, ठीक है। स्कर्वी से क्या होता है सर? मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव होता है। यह संतरे, नींबू और टमाटर जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। कौन? विटामिन सी, ठीक है। तो चलिए एनम के एक ऐसी महिला को कैसे शिक्षित करेंगी, ठीक है, एनम एक ऐसी महिला को कैसे शिक्षित करेंगी जो बार बार गर्भवती होती हैं और एनीमिया से पीड़ित होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे ना कि उन्हें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां खाने की सलाह देंगे ना, यही करेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक बार बार गर्भधारण से आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। एनम को गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। बिल्कुल, यदि किसी समुदाय में रिकेट्स के मामले बढ़ रहे हैं तो एनम को क्या उपाय सुझाएंगे? एनम क्या उपाय सुझाएंगे बताइए? किसके मामले बढ़ रहे हैं सर? रिकेट्स के। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी अब कहाँ मिलता है? धूप में मिलता है। धूप की बात है क्या कहीं पे सर? जी हाँ, बी वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे सर। अगर किसी क्षेत्र में आयरन की कमी के मामले अधिक हो रहे हैं तो एनम को क्या करना चाहिए सर? एनम को क्या करना चाहिए सर? पौष्टिक आहार और आयरन सप्लीमेंट पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। आयरन की कमी से एनीमिया का मुख्य कारण है, इसे दूर करने के लिए आयरन युक्त भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और सप्लीमेंट जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। एनम को किस प्रकार गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की कमी से बचाने की सलाह देनी चाहिए? ठीक है, किस प्रकार बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? दूध और दही, पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देना, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। अब देखिए, एनम को विटामिन के की कमी से पीड़ित रोगी को क्या सुझाव देना चाहिए? ठीक है, क्या सुझाव देना चाहिए सर? आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों का सेवन बढ़ाएं, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है विटामिन के? जैसे कि विटामिन के क्यों इम्पॉर्टेंट होता है आपके शरीर के लिए? जैसे कि हमारे हाथ में थोड़ा सा कहीं से भी चोट लग गया या फिर कट लग गया या फिर कोई चाकू मार दिया तो ब्लीडिंग बहुत तेज होती है। अब यही विटामिन के क्या करेगा? यहाँ पे क्लॉटिंग कर देगा, थक्का जमा देगा, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग और ज़्यादा बाहर ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो अगर ये के की अनुपस्थिति रहेगा, थक्का नहीं बनाएगा, नहीं जमेगा, तो भैया ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी, शरीर से लगातार खून बहता रहेगा, खून बहता रहेगा, खून बहता रहेगा। इतना खून बह जाएगा कि आप बेहोश होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हर एक विटामिन इंपॉर्टेंट है अपने शरीर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एनम को विटामिन ई की कमी से पीड़ित महिलाओं को क्या सलाह देनी चाहिए? ठीक है, एनम को विटामिन ई की कमी से पीड़ित महिलाओं को क्या सलाह देनी चाहिए? इनको यही बोलना चाहिए कि यार
वनस्पति तेल और मूंगफली का सेवन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति तेल और मूंगफली का सेवन करें। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं सर? वनस्पति तेल है, मूंगफली है और सोयाबीन है। ठीक है, चलिए, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों में इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं तो एनम को क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, आपके गांव में इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं ना भैया, तो आप अपने समुदाय के लोगों को क्या सुझाव देंगे? यही ना कि भैया विटामिन सी और प्रोटीन युक्त भोजन पर जोर देना, क्योंकि देखिए विटामिन सी खट्टे पदार्थ है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। इम्यूनिटी, जब आपकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो इन्फेक्शन से लड़ने के क्षमते बढ़ जाएंगे आपके शरीर को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी और प्रोटीन युक्त भोजन पर जोर देना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी संक्रमण से बचाव करता है, प्रोटीन से ऊतकों की मरम्मत में मदद मिलती है। कभी कभी आप देखे होंगे प्रैक्टिकली, आप हॉस्पिटल में या फिर पता नहीं डॉक्टर आपके जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, आप किसी भी मतलब कि हर एक डिजीज़ में विटामिन सी 500 mg टेबलेट लिख देते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, विटामिन सी का टेबलेट दे देते हैं। ठीक है, जिस लिमसी के नाम से आता है। ठीक है, लिमसी 500, तो वही काम करता है। ठीक है, देखिए, एनम को विटामिन डी की कमी के रोगियों को क्या सुझाव देना चाहिए? तो सूरज की रोशनी में बैठें, कैल्शियम युक्त आहार लें। ठीक है, बाकी आसान ही प्रश्न है। चलिए, गर्भवती महिलाओं में आयरन और फोलिक एसिड की कमी आम समस्या। अब आ गए हैं हम निष्कर्ष पे, कथन और निष्कर्ष पे। यहाँ पे कथन दिया है कि गर्भवती महिलाओं में आयरन और फोलिक एसिड की कमी आम समस्या है। निष्कर्ष निकालना है, दो निष्कर्ष दिए हैं, आपको पहले पढ़ना है फिर आपको बताना है कौन सा सही है। एनम को गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को केवल विटामिन सी की गोलियां देनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा? एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष देखिए, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना चाहिए, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष बोला कि गर्भवती महिलाओं को केवल विटामिन सी की गोलियां लेनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही है। ठीक है, पढ़ सकते हो व्याख्या अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे सर। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के विकास में सहायक है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के विकास में सहायक है। निष्कर्ष आपको निकालना है क्या सर? दो निष्कर्ष दिए हैं। कैल्शियम और विटामिन डी केवल बच्चों के लिए आवश्यक है। एनम को बच्चों को धूप से खेलने की सलाह देनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम और विटामिन डी केवल बच्चों के लिए आवश्यक है, नहीं, बूढ़ों के लिए भी आवश्यक है और नौजवान के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, महिलाओं के लिए आवश्यक है, सब के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल सेकंड हमारा यहाँ पे सही है। अब ये नहीं कि दिन भर पूरा धूप में खिलो, बच्चे को खेलने के लिए बोल दो, नहीं भैया, धूप में खेलने की सलाह दी जानी चाहिए, मतलब सुबह शाम। ठीक है, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। ये नहीं कि बच्चे को छोड़ दो पूरा दिन धूप में, उधर लुका छुपी खेलता रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए सुबह और शाम। ठीक है, ये चीज़ रहता है। अब देखिए, यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन सी संक्रमण से बचाव में सहायक होता है, स्टेटमेंट दे दिया गया है। विटामिन सी क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, ऊपर हमने आपको बताया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो आसान ही प्रश्न है, बस लैंग्वेज घुमाया है और कुछ नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का अच्छा स्रोत है। निष्कर्ष निकालना है, विटामिन के रक्त के तंत्र के जमाने में मदद करता है। विटामिन के केवल बच्चों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल सही होगा, केवल एक सही है। ठीक है, बाकी ये वाला गलत है, केवल बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, सबके लिए आवश्यक है विटामिन के। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम सर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो आपको निष्कर्ष निकालना है, आयरन की कमी केवल गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, केवल गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 केवल सेकंड
सही है, निष्कर्ष केवल सेकंड सही है, केवल महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए, ठीक है। केवल वर्ड मैंने आपको छोटी सी ट्रिक भी बताया था, जहाँ पे केवल वर्ड दिखे वो मैक्सिमम गलत होने का चांस रहता है, ठीक है, गलत ही बताता है, नेगेटिविटी उत्तर का नकारात्मक भाव में ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, निष्कर्ष दिया है, धूप में बैठने से रिकेट्स को रोका जा सकता है, विटामिन डी केवल सप्लीमेंट से प्राप्त होता है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा? ठीक है, धूप में बैठने से रिकेट्स रोका जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी में होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन डी केवल सप्लीमेंट से प्राप्त होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, धूप से भी मिलता है, सप्लीमेंट से नहीं मिलता है, ठीक है। तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट चाहिए, बाकी वो सेकंड वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि फॉलिक एसिड भ्रूण के विकास में मदद करता है, फॉलिक एसिड की कमी से जन्म दोष हो सकते हैं, एनम को गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की गोलियां नहीं देनी चाहिए। अरे देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए यार, गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि संतुलित आहार शरीर के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। अब निष्कर्ष दिया है कि संतुलित आहार से कुपोषण रोका जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित आहार केवल प्रोटीन युक्त भोजन देता है, ये कहना गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष यहाँ पे एक सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होता है, गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, सभी को पता है, हमको भी पता है, ठीक है, बचपन में बहुत खाते थे, अब कम खाते हैं। तो विटामिन ए केवल बच्चों के लिए उपयोगी है, केवल बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए उपयोगी है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष ए सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी है और इसका स्रोत गाजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नेक्स्ट है कि कथन दिया है प्रोटीन शरीर की मरम्मत और विकास में मदद करता है, निष्कर्ष दिया है कि प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करता है, जी हाँ, शरीर का मरम्मत कर रहा है तो मांसपेशियों का मरम्मत तो करेगा ही करेगा, मांसपेशियाँ ऐसा है ही नहीं कि शरीर से बाहर आए, तो ये ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष नंबर ए है वो सही है। प्रोटीन केवल शाकाहारी भोजन में पाया जाता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, मांस में भी पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर ए फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न है, ग्वाइटर घेंगा, ठीक है, यहाँ व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है, ध्यान देना है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर गले की ग्रंथि की सूजन होती है, यह विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। चलिए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इस देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये भी, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है सर? तो कितनी होती है? 10 से 0.14 मिलीग्राम, ठीक है, 0.10 से लेकर 0.14 मिलीग्राम तक, ठीक है, mg तक। ध्यान देना है, थायरोक्सिन हार्मोन के सही निर्माण और शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को प्रतिदिन 0.10 से लेकर 0.14 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इतना आयोडीन खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो भैया घेंगा होगा, ग्वाइटर होगा फिर, ठीक है। चलिए आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है कितना, ठीक है, कितना मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में आपको बताना है। तो आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है कितनी मिलीग्राम, कितना mg प्रति किलोग्राम में, बताओ। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन में पोटेशियम आयोडेट की मात्रा 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम साधारण नमक में मिलाई जाती है, जिससे ग्वाइटर जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है सर? फ्लोरीन आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस, हाँ इनमें से सभी आवश्यक है। चलिए दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक है। फ्लोरीन दांतों के एनामेल को मजबूत करता है, जबकि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की अधिकता से
कौन सी बीमारी अधिक होती है? तो फ्लोरोसिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा 3 से लेकर 12 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो यह फ्लोरोसिस का कारण बनती है। यह हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान, कम है तो भी नुकसान। शरीर में पानी की कमी के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं आता, आपको पता है। ठीक है, आप बता देना। निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओ ओ ओ देखिए, सिली मिस्टेक। देखिए, सिली मिस्टेक ऐसे इसलिए मिस्टेक होता है। ठीक है, जल्दबाजी में मैंने डी नहीं देखा। उपरोक्त सभी अंडर प्रेशर आप भी ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो हर एक ऑप्शंस को आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए एडीमा, निर्जलीकरण, रक्त अल्पता। ठीक है, फिर एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, डायरेक्ट बी देखा, निर्जलीकरण, आगे मार के चल। ऐसे गलतियाँ होती हैं। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। पानी की कमी से निर्जलीकरण, ठीक है, एडीमा जिसको आप सूजन बोलते हैं, रक्त अम्लता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह शरीर की, ठीक है, यह शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि सर एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर शरीर के ऊतक और अंगों का कितना प्रतिशत भार पानी से बना होता है? तो 75%। ठीक है, मानव शरीर के ऊतक और अंगों का लगभग 75% भार पानी का होता है, जो कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय रूप में उपस्थित रहता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल्यूलोज फाइबर किस प्रक्रिया में सहायक है? तो पाचन प्रक्रिया में, हमने ऊपर पढ़ा है। हाँ, मल निकासन में। ठीक है, डाइजेस्ट होगा मल निष्कासन में, दोनों यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप मल निष्कासन पे जाइएगा। ठीक है, सेल्यूलोज आंतों में उपस्थित पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सुधारता है और मल निष्कासन में सहायक होता है। सेल्यूलोज के अच्छे स्रोत कौन से हैं? ठीक है, फाइबर मैंने आपको बताया था, फाइबर वाली चीज़ें। तो फाइबर वाली चीज़ें क्या? पत्ता गोभी हो गया, सेब हो गया, गेहूं का आटा, सभी। ठीक है, पत्ता गोभी, सेब और साबुत अनाज जैसे गेहूं के आटे में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होता है। ये फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है। आयोडीन की कमी के कारण हिमालय के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? ये ग्वाइटर प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण हिमालय के क्षेत्र को क्या कहा जाता है सर? ग्वाइटर प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा तत्व ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है सर? ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, केवल ए और बी, वसा और कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न अब थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे और आपको तैयार होना है, करना है। ठीक है, लेंथी प्रश्न, बड़े प्रश्न 5, और इन्हीं 5 प्रश्नों के साथ हम आज का सेशन बंद करेंगे। पार्ट 1 है ये, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा ऐसे ही धमाकेदार एमसीक्यू के साथ। अब जिन लोगों का नाम बचा है उन लोगों का नाम हम ऐड करेंगे उस वाले प्रश्न में। ठीक है, तो परेशान मत होना, आप लोगों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयोडीन, और ये नाम ले रहे हैं, हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, यादगार रहेगा कि ये जब तक आप नौकरी भी करेंगे तो आपको जब वीडियो ओपन करके देखेंगे कि सर ने हमारा नाम यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, एनम हमको सर ने घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। यह मुख्यतः थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, बता रहा है प्रश्न, खुद ही बता रहा है उत्तर, ध्यान देना है, प्रश्न खुद ही उत्तर बता रहा है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। यह मुख्यतः थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। 2 उत्तर हमने देख लिया। पहला क्या देखा? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, और यह मुख्यतः क्या प्रभाव करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और ठीक है, यदि शरीर में आयोडीन की कमी लगातार बनी रहती है तो यह मानसिक विकास पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है? देखिए, वन लाइनर प्रश्न नहीं है ये, वन लाइनर प्रश्न नहीं है। ठीक है, कि बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं भैया, ये खुद बता रहा है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है और जो थायराइड ग्रंथि प्रभावित करती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि यदि शरीर में आयोडीन की कमी लगातार बनी रहे, ठीक है, तो यह मानसिक विकास पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है? अब आइए, ऐसे प्रश्न देखा है, कितना घुमाएगा? हमसे ज़्यादा एग्जामिनर घुमाएगा क्या? जितना हम घुमा दे रहे हैं, जितना हम घुमा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं घुमाएगा एग्जामिनर। ठीक है,
तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। अब देखिए आप पढ़ेंगे ऑप्शन से आपको सभी सही लगेंगे, ठीक है। कंफ्यूज हैं आप देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। दूसरा दिया है कि थायराइड ग्रंथि का अति सक्रिय होना मानसिक विकार उत्पन्न करता है। देखिए ये भी सही लगा, ये भी सही लगा, ठीक है। अब तीसरा पढ़िए कि थायराइड ग्रंथि पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है जिससे सभी शारीरिक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। अब कुछ हद तक ये भी सही लग रहा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन पढ़िए, आयोडीन की कमी केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपने एक टिक छोटी सी बताई है कि केवल जो जहाँ दिख जाए तो उसको कैंसिल आउट करना है, ये तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथ पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है, पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हो जाती है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब थायराइड ग्रंथ का अति सक्रिय होना मानसिक विकार उत्पन्न करता है। थायराइड ग्रंथ का अति सक्रिय होना मानसिक विकार उत्पन्न, अति सक्रिय बोला है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में आप लापरवाही किए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने कैसे हमने बनाया, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ के धीरे धीरे बनाना होगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या बहुत जरूरी है। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है, जिससे मानसिक अवरुद्धता, ठीक है, और अन्य विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, तो ये प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, आपको हल्की में नहीं लेना है, ठीक है, कोई सा भी प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के कारण होने वाले प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है। दूसरा एमसीक्यू पूछा रहा है कि पानी पानी शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है, सभी को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के कारण होने वाले प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन पहला दिया है कि दस्त और उल्टी के कारण होने वाले निर्जलीकरण की स्थिति में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। निर्जलीकरण के कारण रक्त अम्लता बढ़ जाती है, जिससे गुर्दे की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पानी की कमी शरीर में एंजाइमेटिक गतिविधियों को तेज कर देता है। तो आपको बताना है भैया करेक्ट कौन सा है, कितने सटीक और क्लोज ऑप्शंस हैं और कैसे प्रश्न दिया है। और चौथा क्या है, पानी की कमी केवल त्वचा की नमी को प्रभावित करता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि केवल वर्ड आ गया, सर बोले हैं, ये तो कट गया। अब इन तीनों में से बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है, इन तीनों में से बताइए कौन सा सही होगा। आप जब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे आपको लगेगा कि दस्त और उल्टी के कारण होने वाली निर्जलीकरण की स्थिति में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। आपको ये तो सही लग रहा है कि दस्त और उल्टी की होने वाली निर्जलीकरण की स्थिति में निर्जलीकरण होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि रक्त की मात्रा बढ़ जाती है बोल रहा है, ठीक है, दस्त की मात्रा नहीं। आपको पता चलेगा कि दस्त मतलब वो दस्त नहीं रक्त बोला है, तो थोड़ा सा मिस्टेक किए ना तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही नहीं है। अब दूसरा पूछा जा अब दूसरा ऑप्शन क्या है, निर्जलीकरण के कारण रक्त अम्लता बढ़ सकती है। जी हाँ बिल्कुल, रक्त अम्लता की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जिससे गुर्दे की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही तो सही है, ठीक है, यही करेक्ट है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से क्लोज ऑप्शंस, और ये मैंने आपको बोला ना ये किसी प्रोफेसर लोग प्रश्न को सेट किए हैं, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं ना, तो हमारी औकात है इतने हार्ड पेपर सेट कर सकते हैं हम। चलिए भैया दिमाग लगते हैं प्रश्न को बनाने में, ठीक है, कितना एग्जामिनर घूमना है। अभी तो हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करवाएंगे, आप भी सोचेंगे कि सर, और देखिए कोई लेवल यहाँ पे हार्ड नहीं हुआ है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं, आपके सिलेबस में सब कुछ दे रखा है, आपकी किताबों में कोई सा भी किताब उठा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, बस प्रश्न का तरीका यहाँ पे बदल दिया गया है, बस पूछने का। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, पानी शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त परिसंचरण प्रभावित होता है और गंभीर मामलों में गुर्दा विफलता हो सकती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड हमको बनाना है। प्रश्न नंबर थर्ड क्या पूछा है कि फ्लोरीन की अधिकता किस प्रकार की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। फ्लोरीन की अधिकता किस प्रकार की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। या दांतों और हड्डियों की संरचना को कमजोर कर देती हैं, या दांतों के एनामल को कठोर बना देती हैं जिससे कैविटी नहीं होती है, ठीक है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक समस्या होती है जो दांतों और हड्डियों में कठोरता उत्पन्न करते हैं।
देखिए, फ्लोरीन की अधिकता से ठीक हमने देखा है कि अधिक मात्रा हो जाता है तो भी नुकसान करता है हमारे हमारे दाँत को फ्लोरीन की, ठीक है? तो फ्लोरीन की अधिक मात्रा भैया किस प्रकार की शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है या दाँतों और हड्डियों की संरचना को कमज़ोर कर देती है। ठीक है, दाँतों और हड्डियों की पढ़ने से तो सही लग रहा होगा, ठीक है कि सही तो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन पढ़िए, यह दाँतों के इनामल को कठोर बना देती है जिससे कैविटी नहीं बनती है। ये भी सही लग रहा होगा कि कैविटी नहीं बनती मतलब क्षरण होगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन की ओर जाएँगे, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक समस्या होती है जो दाँतों और हड्डियों में कठोर उत्पन्न करती है। देखिए, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक की समस्या होती है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लोरोसिस नाम की समस्या होगी, ठीक है, जो दाँतों और हड्डियों में कठोर उत्पन्न करता है, ठीक है। यही आपका करेक्ट है, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक है। लगने में आपको लग रहा होगा कि सर बोलें कि पढ़ने में लग रहा होगा कि सही होगा, लेकिन भैया देखिए बस लैंग्वेज का ऑप्शंस का लैंग्वेज का खेला है बस और कुछ नहीं। अब ये देखिए फ्लोरीन की अधिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बिल्कुल निगेटिव बोल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, सेल्यूलोज जिसे रेशे युक्त पदार्थ का मुख्य कार्य आंतों में पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल्यूलोज की कमी के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? अब आइए, ठीक है, सेल्यूलोज रेशे युक्त का मुख्य, देखिए मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ तब ऐसे प्रश्न बनाया हूँ, ठीक है। वही ऊपर जब मैं ना पढ़ाया होता तब सेट करता तो तब कितना आप कंफ्यूज होते। पढ़ाने के बाद इस तरीके से प्रश्न को सेट कर दिया गया कि तब आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाते तो ऊपर नहीं पढ़ाते तब बनाते तो और कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। तो मैं देखिए ये सारे ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित मैंने पढ़ाया नहीं है, ऊपर एमसीक्यू करवाया नहीं, करवाया है, लेकिन यहाँ पे वही प्रश्न का लैंग्वेज में घुमा दिया हूँ, प्रश्न को लेंदी रख दिया हूँ, ऑप्शन को लेंदी रख दिया हूँ, ठीक है, जानबूझकर, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऐसे भी प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी है, ठीक है। बीटीएससी एनएम में पूछा है, डी ट्रिपल एस बी एनएम में पूछा है, पीएससी केरला में पूछा है ऐसे प्रश्न। तो सेल्यूलोज रेशे युक्त, देखिए यहाँ पे ये ऐसे एमसीक्यू है कि प्रश्न में ही उत्तर दे देते हैं, कुछ सारी चीज़ें हमको वहीं से उत्तर मिल जाती है, जैसे कि सेल्यूलोज इसका मुख्य कार्य आंतों को पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है, लेकिन ये चीज़ तो बता रहा है कि सेल्यूलोज का कार्य आंतों में पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है, लेकिन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल्यूलोज की कमी के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, सेल्यूलोज की कमी से शरीर में प्रोटीन का अवशोषण कम हो जाता है, या फिर सेल्यूलोज की कमी से कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, या फिर सेल्यूलोज केवल मल के रंग में को प्रभावित करता है, या फिर बोला जा रहा है कि सेल्यूलोज शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। दो ऑप्शन तो आपको कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है, सेल्यूलोज केवल आ गया तो वैसे ही काट दीजिए। और ये बोला कि शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है, भैया कमी पूछा है, ठीक है, ये नहीं पूछा है कि क्या करता है क्या नहीं, कमी पूछा है। अब देखिए कमी दो में दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पे भी है कमी, ठीक है, यहाँ पे भी है कमी। तो सेल्यूलोज कमी से शरीर में प्रोटीन का अवशोषण कम हो जाता है, सेल्यूलोज की कमी से शरीर में प्रोटीन का अवशोषण कम क्यों हो जाएगा भाई, ठीक है, ऐसा भी गलत है, ठीक है, ऐसा भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेल्यूलोज की कमी से कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सेल्यूलोज दांतों को, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक गतिविधियों को बढ़ाकर मल त्याग में मदद करता है, इसकी कमी से कब्ज बनेगा, ठीक है, जब कब्ज बनेगा तो कोलन विकार हो सकता है और दीर्घ काल में ये कोलन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। थियरी में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको क्लियर करवा के रखा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखना है कि दुग्ध उत्पाद में शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण का अच्छा स्रोत तो होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन का सबसे प्रभावी स्रोत के रूप में जाना जाता है? देखिए प्रश्न पढ़ना है, क्या पूछा बोला जा रहा है कि दुग्ध उत्पाद शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण का अच्छा स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन का सबसे प्रभावी स्रोत के रूप में जाना जाता है? देखिए सारे दुग्ध उत्पाद के प्रोडक्ट हैं, घी भी दुग्ध से, ठीक है, मक्खन भी दूध से, पनीर भी दूध से, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है, दही भी दूध से, ठीक है, सारे प्रोडक्ट दूध से ही हैं, तो हम ऐसे नहीं क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा हम आएंगे किस पे, अब देखिए कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की बात है, ठीक है, दोनों की बात बोला है कैल्शियम और प्रोटीन घी में, ठीक है, घी में वसा, ठीक है, रहता है,
ठीक है, वसा की मात्रा ज़्यादा रहता है तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसी प्रकार आपका ये मक्खन, मक्खन में भी वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी, प्रोटीन कम रहेगा। ठीक है, पनीर, ठीक है, पनीर में क्या रहेगा भैया, प्रोटीन रहेगा, ठीक है, और कैल्शियम भी रहेगा। यही तो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी दही में, ठीक है, दही तो दही है। ठीक है, पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए उपयोगी है। घी और मक्खन में वसा अधिक होती है लेकिन प्रोटीन कम होता है। चलिए, तो ये रहे कुछ एमसीक्यू आपके, ठीक है, जो मैंने आपके थियरी से क्रिएट किया है और बनाया है। कोशिश किया है हर एक टाइप का प्रश्न आपको करवा दूं पार्ट 1 में। इसी का भी, ठीक है, इसी टॉपिक का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मत सोचिए कि कंप्लीट हो गया। जितना मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी इतना आएगा, इसी दोनों टॉपिक का। ठीक है, ध्यान देना, किस किस दोनों टॉपिक का सर, इसी का। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी के आपसी संबंध और खाद्य पदार्थों को पोषण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है ये वाला भी टॉपिक जो ऊपर का है इसी का करवाया हूँ, लेकिन ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 में ये चीज़ कवर हो जाएगा। चलिए, तो स्पेशल एमसीक्यू है जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपकी भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप इसको डोज के रूप में सुबह शाम देख सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन के रूप में, मतलब खाना डाइजेस्ट करेगा ये एमसीक्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगा। देखिए, पीडीएफ चाहिए तो भैया हम आपको बोल के रखे हैं, 100 रुपये का भैया फ़ी देना होता है। कितना? 100 रुपये का फ़ी देना होता है। ठीक है, इन 100 रुपये में आपको 38 टॉपिक के थियरी मिल रही है। ठीक है, प्लस एमसीक्यू मिल रहा है। ठीक है, प्लस टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिशन यूपी ट्रिपल एससी का व्हाट्सएप ग्रुप है। लगभग 400-450 एनएम बहन लोग वहाँ पे जुड़ी हैं, तो आप भी जुड़ जाना। ठीक है, और आपको जुड़ने के बाद मेरे पे मैसेज करना है कि सर मुझे एमसीक्यू और थ्योरी और टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, मात्र 100 रुपये में महा ऑफर, जो आज तक कहीं आपको नहीं मिलेगा। वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो तो टेंशन नहीं है, मैं वीडियो पे अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन पीडीएफ आप ले सकते हो। पीडीएफ से क्या रहता है, आपकी टाइम की बचत होती है। आपका डाटा खर्च हो गया है रील देखते देखते, तब भी आप पीडीएफ को देखकर रिवाइज कर सकते हैं, तब भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकती है। ठीक है, ये होता है पीडीएफ का बेनिफिट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।